अभिव्यक्ति और माध्यम, यह पुस्तक एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में है और मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस पुस्तक को कक्षा 11वीं में इसी वर्ष से प्रारंभ किया गया है और बहुत से बच्चों को यह पुस्तक मिल नहीं पाई है। पुस्तक से 10 अंक के प्रश्न आएंगे और प्रश्न बैंक में जो भी प्रश्न आए हुए हैं इस पुस्तक के, उनके उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। इस पुस्तक से कुल 10 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न, कुल 4 अंक के रहेंगे 2 अंक वाले 2 प्रश्न, और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। प्रश्न बैंक है, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं आपको सभी सही उत्तर बता रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से समझिए और याद कर लीजिए। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? चार, चर, सच और भाष। इसमें सही उत्तर है चर। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। दूसरा प्रश्न है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है? सिनेमा है। वर्तमान में तो इंटरनेट भी अब नया लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम होता जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस सन में हुई? तो इसका सही उत्तर है 1936। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सनसनी चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है पीत पत्रकारिता। डायरी अंतरंग, ये अंतरंग साक्षात्कार है, यहाँ रिक्त स्थान में अंतरंग ही होना चाहिए था, वैयक्तिक भी लिख सकते हैं। डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना होती है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से होता है, यह सही कथन है। निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, यह गलत है। जो निरक्षर है वह समाचार पत्र को नहीं पढ़ सकते हैं। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, यह सही है। चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। समाचारों को संकलित करने वालों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका सही उत्तर होगा संवाददाता या प्रेस रिपोर्टर। दूसरा प्रश्न है, बीट से क्या आशय है? इसका सही उत्तर होगा संवाददाताओं के बीच रिपोर्टिंग के काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसे मीडिया की भाषा में बीट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाइव से क्या आशय है? लाइव से आशय है दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटना या कार्यक्रम का टेलीविजन पर किया गया सीधा प्रसारण। इसके बाद हमारे 2 अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मौखिक संचार का क्या आशय है? जब शब्दों या वाक्यों के द्वारा मौखिक रूप से संप्रेषण किया जाता है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं, जैसे टेलीफोन, बेतार, रेडियो आदि के द्वारा या प्रत्यक्ष भी किया जाता है। मौखिक संचार में हाथ की गति, चेहरे के भाव, आंखों के भाव, स्वर के उतार चढ़ाव आदि क्रियाओं के द्वारा संचार में सहायता होती है। प्रिंट मीडिया से क्या आशय है? उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रिंट मीडिया से आशय है किसी घटना, सूचना या संदेश को मुद्रित माध्यम से आम लोगों तक भेजना। प्रिंट मीडिया के विभिन्न प्रकार हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि। समाचार की परिभाषा दीजिए। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? देश विदेश की घटनाओं, समस्याओं, विचारों को संकलित एवं संपादित कर समाचार के रूप में आम पाठकों तक प्रस्तुत करना ही पत्रकारिता है। 5वां प्रश्न है, शब्दकोश क्या है? विभिन्न शब्दकोशों के नाम लिखिए।
शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषा के शब्दों को विशेष क्रम में संचित किया जाता है। शब्दकोश के विभिन्न प्रकार है, विश्व ज्ञान कोश, व्यक्ति कोश, साहित्य कोश आदि। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो हम ये सभी जानते हैं कि शब्दकोश में वर्णमाला के क्रम से ही शब्दों को रखते हैं। यहाँ पे विभिन्न 10 शब्द दिए गए हैं, परीक्षण, परिक्रम, इच्छित, योगासन, अंकपित, जिज्ञासु, अंत, हिमाश्रय, हृदयंगम और इक्षु। इसमें वर्णमाला के क्रम से सबसे पहला शब्द है अंकपित, जो सबसे पहले आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा अंत, इसके बाद में इक्षु आएगा, इक्षु क है इसमें। फिर इच्छित आएगा, पांचवें नंबर पर जिज्ञासु, इसके बाद में ज के बाद में प आता है, तो यहाँ पे छोटी ई वाली है ना, परिक्रम और परीक्षण। यहाँ पर परिक्रम छठवें नंबर पे आएगा। इसके बाद में परीक्षण आएगा 7वें नंबर पर। योगासन 8 नंबर पर आएगा। प के बाद में य, इसके बाद में य, ह आएगा। हिमाश्रय, हृदय और हिमाश्रय, यहाँ पे ह में ई है और यहाँ हृदय है, तो इसमें पहले ही आएगा हिमाश्रय और 10वें नंबर पर आएगा हृदयंगम। अगला प्रश्न है, चरित्र कोश क्या है, लिखिए। इसका उत्तर होगा विभिन्न विचारकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों आदि के संक्षिप्त परिचय और उपलब्धियों की क्रमवार रूप से व्यवस्थित जानकारियों की निर्देशिका को व्यक्ति कोश या चरित्र कोश कहते हैं। 8वां प्रश्न, संपादन के सिद्धांतों के बारे में लिखते हुए सिद्धांत कौन कौन से हैं, उल्लेख कीजिए। संपादन के सिद्धांत, किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी रहती है। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं, पहला तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी। दूसरा वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा निष्पक्षता, फेयरनेस। चौथा संतुलन, बैलेंस। पांचवा स्रोत, सोर्सिंग एट्रीब्यूशन। 2 अंक का उत्तर है, तो हमें इतना ही लिखना है, इसका डिटेल नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है, डायरी लेखन क्या है, समझाइए। इसका उत्तर होगा डायरी नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए क्रमबद्ध करते हैं। तो हमारे अब ये 2 अंक वाले प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास 4 अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहला, जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता। जनसंचार में श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत ही व्यापक होता है। दूसरी विशेषता है, संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ है जनसंचार के संदेश सभी के लिए होते हैं। इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता है, इसमें संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई संबंध नहीं होता, सीधा संबंध नहीं होता है। तीसरी विशेषता है, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। चौथी विशेषता है, जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत होती है। फिर अगली
अगली विशेषता है उसमें ढेर सारे द्वारपाल या गेट कीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। 4 अंक का दूसरा प्रश्न है समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर होगा मुद्रित माध्यमों की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, आराम से और धीरे धीरे पढ़ते हुए हम उस पर सोच सकते हैं। दूसरा, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा या चाहे जितनी बार पढ़ सकते हैं। तीसरा, अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। चौथा, मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा, मुद्रित माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखने में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। छठवां, मुद्रित माध्यमों की अन्य विशेषता यह है कि यह चिंतन विचार के विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं। मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जिसने औपचारिक या अनौपचारिक के जरिए कोई शिक्षा प्राप्त की हो। इसके बाद 4 अंक का तीसरा प्रश्न है संदर्भ ग्रंथ के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, लिखिए। इसका उत्तर है संदर्भ ग्रंथ जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए हुए होते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप विश्व ज्ञान कोश है। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संकलन होता है। संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं साहित्य कोश और चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती हैं। चरित्र कोश में साहित्यिक, संस्कृति, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी संकलित होती है। चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों में महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी संकलित होती है। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान है। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है, संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है। प्रश्न है स्ववृत्त लेखन से आप क्या समझते हैं, स्ववृत्त में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है, लिखिए। स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। स्ववृत्त लेखन के प्रमुख बिंदु हैं व्यक्ति परिचय और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्यरत गतिविधियां, इसमें व्यक्ति परिचय के अंतर्गत उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल का पता आदि सूचनाएं दी जाती हैं। व्यक्ति परिचय में जन्म तिथि और माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए, अवश्य डालना चाहिए। व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद शैक्षणिक योग्यताओं की चर्चा की जानी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं में संबंधित सूचनाएं एक सारणी में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें डिप्लोमा, डिग्री का विवरण, स्कूल कॉलेज का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा के विषय, प्राप्तांक, प्रतिशत, श्रेणी आदि का उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद में अपने अनुभव या कार्यतर गतिविधियों की चर्चा भी की जानी चाहिए। कार्यतर गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवार के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। इससे उसकी वाक्पटुता और संभाषण कला का भी पता चलता है। यदि कोई गतिविधि या हॉबी हो
तो उम्मीदवारी को सफल बना सकते हैं। स्ववृत्त के अंत में ऐसे कुछ लोगों के नाम पते दिए जा सकते हैं जो उम्मीदवार के रिश्तेदार न हो मगर उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं से परिचित हो। जिन लोगों का विवरण दिया जाए वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हों। यदि वे उसी क्षेत्र के जाने माने लोग हों जिस क्षेत्र में उम्मीदवार आवेदन कर रहा है तो यह सोने पर सुहागा है। जो कॉलेज से निकले हैं उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसरों के नाम पते देने चाहिए। अंत में आवेदन देने की तिथि, स्थान और अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। स्ववृत्त के साथ में एक आवेदन पत्र भी लिखना होता है। इस आवेदन पत्र के साथ हम स्ववृत्त को लगाते हैं और नियोक्ता को उसके विचार के लिए भेज देते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए और परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक लाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसके अगले वीडियो में मैं आपको व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। इसको अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें जिससे सभी को लाभ मिले और सभी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें।